Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss legal rules regarding a valid acceptance. अभी तक हम proposal की definition, legal rules regarding a valid proposal और lapse और revocation of offer discuss कर चुके हैं. अब हम acceptance discuss कर रहे हैं और उसमें हम legal rules regarding a valid acceptance discuss करेंगे. तो हम second rule से start करेंगे. एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. अब इसका मतलब है कि जो भी एक्सेप्टेंस होगा ऑफरी के पार्ट पर उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि जिसके फुलफिल होने के बाद ही वो जो ऑफ़र है वो उसको एक्सेप्ट करेगा. इसका मतलब कि वो एब्सोल्यूट होने चाहिए, रिलेटिव टर्म्स में बात नहीं होगी जब एक्सेप्टेंस की बात आएगी. और वो अनक्वालिफाइड होने चाहिए. यहाँ पे अनक्वालिफाइड का मतलब ये है कि उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि तभी हम उसको मानेंगे. अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होती है तभी ऑफर ही ऐसा कहेगा कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है. कि बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के और बिना किसी रिलेटिव टर्म्स में मतलब एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक्सेप्टेंस का. Even a slightest deviation from the terms of offer makes the acceptance invalid. मतलब अगर थोड़ा सा भी डेविएशन होता है, मतलब स्लाइटेस्ट डेविएशन का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी वो जो भी टर्म्स ऑफ ऑफ़र है उससे डेविएट होता है, उससे हटकर कुछ डिमांड करता है, तो उस केस में हम उसको जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे और वो इनवैलिड बन जाएगा तभी जब वो कोई भी कंडीशन रखेगा ऑफर ही अपने पार्ट पर. इसीलिए जो भी एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होने चाहिए और अनक्वालिफाइड होने चाहिए कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन उसकी एक्सेप्टेंस से पहले नहीं होनी चाहिए. जो भी ऑफ़र में टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफर ही उन सभी टर्म्स पे अग्री होना चाहिए और उन्हीं सेम कंडीशंस पर अग्रीड होना चाहिए. थोड़ी सी भी डेविएशन पे हम ये नहीं मानेंगे कि वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्टेड है, हम उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे तभी जब थोड़ा सा भी डेविएशन होगा. तो अब नेक्स्ट रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस. तो इसका मतलब है जो भी एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस हो जानी चाहिए. मतलब वो कैसे कन्वे करेगा, जो भी ऑफर ही है वो अपनी एक्सेप्टेंस को कैसे कन्वे करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो किसी भी यूजुअल मैनर में या रीज़नेबल मैनर में हो जाना चाहिए. अब वो यूजुअल या फिर रीज़नेबल मैनर कब यूज़ करेगा, जब कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं होगी ऑफ़र में कि इसी मोड के थ्रू जो है वो ऑफ़र ही अपना एक्सेप्टेंस देगा. तो ये केस हम प्रपोजल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑफरर जो है वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन प्रेस्क्राइब नहीं करता कि इसी मोड के थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, जैसे हमने व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया था कि अगर ऑफरर ऐसा बोलता है कि उसे एक्सेप्टेंस जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही चाहिए, लेकिन ऑफरी के पार्ट पर ऐसा है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही उसको एक्सेप्टेंस देगा. लेकिन अगर कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रेस्क्राइब्ड नहीं है तो उस केस में जो ऑफरी है वो कोई भी यूजुअल या फिर रीजनेबल मैनर में अपना जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो कन्वे कर सकता है. तो अब इफ़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड देन इन सम यूजुअल और रीजनेबल मोड, मतलब कि अगर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो किसी भी यूजुअल और रीजनेबल मोड में जो ऑफरी है वो अपना एक्सेप्टेंस कन्वे कर सकता है. अब वो यूजुअल या फिर रीजनेबल मोड्स कौन से हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो वो वर्ड ऑफ माउथ, मतलब अपने मुंह से बोलकर भी वो एक्सेप्टेंस दे सकता है किसी भी फ़ोन कॉल पर. अब अगर ऐसा है कि ऑफरर ने कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रेस्क्राइब किया है, चाहे वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा भी हो, चाहे फ़नी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो, जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि मैंने एक बार खांसा जिसका इसका मतलब हुआ कि पीछे मुड़ के देखना है. तो उस केस में चाहे मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहे फ़नी भी हो तो भी हम उसको ये मानेंगे कि वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर है और उसी मैनर में जो है वो ऑफर ही अपना एक्सेप्टेंस देगा. तो वर्ड ऑफ माउथ का मतलब हुआ कि मुंह से बोलकर भी वो अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है अगर ऐसा प्रेस्क्राइब्ड नहीं है तो.
या फिर वो बाय पोस्ट भी दे सकता है। अगर कोई भी मैनर प्रेस्क्राइब नहीं है तो वो बाय पोस्ट या फिर वर्ड ऑफ माउथ से अपना कम्युनिकेट कर सकता है एक्सेप्टेंस। तो इन दोनों को हम बोलेंगे कि वो एक्सप्रेस कम्युनिकेशन हुआ। हमने डिस्कस किया था कि एक्सप्रेस का मतलब स्पोकन या फिर रिटन कैसे भी, तो वो स्पोकन भी हो सकता है, वर्ड ऑफ माउथ से भी हो सकता है और बाय पोस्ट या फिर रिटन भी हो सकता है। तो उसे हम बोलेंगे कि वो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है। और बाय कॉन्डक्ट भी हो सकता है। अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी दे सकता है ऑफरी अपना, कि वो अपने बिहेवियर से ऐसा शो करे कि उसने वो जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे जो डीटीसी की बसेस हैं वो रोड पर अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी एक्सप्रेस नहीं लिखेंगे आप कि आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कि आप उस बस में बोर्ड करना चाहेंगे। आप बस ऐसा अपना कंडक्ट से या फिर बिहेवियर से शो कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, जब आप बस बोर्ड कर लेंगे, इसका मतलब आपने जो ऑफ़र डीटीसी दे रही है, अपनी बसेस को मूव कर रही है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है, तो उस केस में जिस पॉइंट पर आपने उस बस को बोर्ड किया तभी आप उस ऑफ़र में एंटर हो गए, मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उसको हम बोलेंगे ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुआ। आपके कंडक्ट या बिहेवियर से पता चल गया कि आप उस ऑफ़र में एंटर हो रहे हैं, आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। अब व्हाट हैपन्स इफ़ द ऑफरी डेविएट्स फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड मोड। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर ये इम्पॉर्टेंट भी है क्लियर करना, कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी ऑफरी जो है वो अपना एक्सेप्टेंस किसी दूसरे मोड के थ्रू देता है। जब हम लैप्स और रिवोकेशन ऑफ ऑफर डिस्कस कर रहे थे तब हम ये केस डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऑफर ही डेविएटेड एक्सेप्टेंस देता है तो उस केस में क्या होगा। तो जो इस क्वेश्चन का सल्यूशन है वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में है कि द प्रपोजर में विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम इंसिस्ट दैट his proposal shall be in the prescribed mode, and if he fails to do so he accepts the deviated acceptance। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ऑफरर ये देखता है कि उसको डेविएटेड एक्सेप्टेंस मिला है, इसका मतलब है कि अगर उसने व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्टेंस कन्वे करने के लिए कहा था ऑफरी को, और वो टेलीग्राम के थ्रू या कोई भी अदर ऐप के थ्रू करता है, लेट्स से इंस्टाग्राम के थ्रू अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है, तो उस केस में अगर ऑफरर जो है वो ऑफरी को ये नहीं बताएगा कि उसको जो एक्सेप्टेंस उसने इंस्टाग्राम के थ्रू दी है वो उसको व्हाट्सएप के थ्रू देनी थी, और अब वो व्हाट्सएप के थ्रू ये अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो कन्वे करे, तो उस केस में हम उसे मान लेंगे, अगर वो नहीं बताता है तो, कि उसने वो जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्ट कर ली है। तभी यहाँ पर है इफ़ ही फेल्स टू डू सो ही एक्सेप्ट्स द डेविएटेड एक्सेप्टेंस। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करना है तो उस केस में वो उसे बताएगा कि आप अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही दो, हमने इंस्टाग्राम के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, हम सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्टेंस मानेंगे। ये उसको बताना पड़ेगा ऑफरी को, अगर वो डेविएटेड एक्सेप्टेंस देता है तो। और अगर ऑफरर जो है वो ऑफरी को ये नहीं बताता है कि आपने डेविएटेड एक्सेप्टेंस दिया है, तो वो इंस्टाग्राम की एक्सेप्टेंस को ही अपनी एक्सेप्टेंस मान लेगा। उसको ये मानना ही पड़ेगा कि वो एक्सेप्ट करता है जिस भी मोड के थ्रू उसने कन्वे कर दिया अपना एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे प्रपोजर का मतलब जो है वो ऑफरर से ही है, कि जो भी ऑफ़र मेक कर रहा है उसको अगर कोई भी डेविएटेड एक्सेप्टेंस मिलती है तो उस केस में अगर वो कन्वे करता है कि हमें जो मोड प्रेस्क्राइब्ड था उसी मोड के थ्रू एक्सेप्टेंस चाहिए, तो ऑफरी को उसी मोड के थ्रू एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा कन्वे नहीं करता है, ऐसा सिर्फ डेविएटेड एक्सेप्टेंस के केस में ही है, तो हम उसको एक्सेप्टेंस ही मानेंगे, ऑफरर को उसे ऑफरी की एक्सेप्टेंस ही मानना पड़ेगा। तो अब बचा हुआ रेस्ट थर्ड रूल का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।